Welcome back. Welcome to this another session of the biology. हमने +1 की बायोलॉजी के 12 चैप्टर कवर कर लिए हैं। उसमें हमने मिनरल न्यूट्रिशन का रिसेंटली चैप्टर कवर किया है। तो उससे रिलेटेड जो नेक्स्ट चैप्टर है डैट इज़ द फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर डिस्कशन। तो इसके मैंने हाई लेवल के भी आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवाए हैं, वीडियो भी दे दिए और डिस्क्रिप्शन लिंक भी दे दूँगा, आप उसको भी देख सकते हो। बट एनसीईआरटी में जो खासियत है वो इस वीडियो ट्यूटोरियल से आपको पता चल जाएगी। तो काइंडली वीडियो के साथ एंड तक करिए और शेयर करिए लाइव वीडियो को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स जुड़ सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कल हम इसी का ही मॉक टेस्ट रखेंगे, तो इसको डीपली ध्यान से देखिएगा। कल हमारा जो मॉक टेस्ट 21 है वो फोटोसिंथेसिस से ही होगा। चलिए देखते हैं। एनिमल की अगर बात करें, जैसे ह्यूमन बीइंग हैं वो प्लांट के ऊपर डिपेंड होते हैं फूड के लिए। हैव यू एवर वंडर्ड देयर वेयर द प्लांट गेट देयर फूड? क्या आपने कभी सोचा है भी प्लांट कैसे फूड लेते हैं? ग्रीन प्लांट की बात करें, हैव टू मेक और रेदर सिंथेसाइज द फूड दे नीड, ऑल अदर ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन देम फॉर देयर नीड। सो अदर ऑर्गेनिज्म इनके ऊपर डिपेंड होते हैं। सो ग्रीन प्लांट कैरी आउट द फोटोसिंथेसिस। एक इसमें यूनिक प्रोसेस होता है डैट इज़ द फोटोसिंथेसिस। ये एक फिजियोकेमिकल प्रोसेस होता है जिससे लाइट का यूज़ करते हैं, लाइट एनर्जी का, टू ड्राइव और सिंथेसाइज द ऑर्गेनिक फूड। अल्टीमेटली ऑल द लिविंग ऑन द अर्थ डिपेंड ऑन द सनलाइट। द यूज़ ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सनलाइट बाय प्लांट डूइंग फोटोसिंथेसिस द बेसिस ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। ये जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है दिस इज़ द बेसिस फॉर लाइफ। अगर ये प्रोसेस ना होगा तो धरती पे कोई लाइफ ना होगी। तो फोटोसिंथेसिस इंपॉर्टेंट ड्यू टू टू रीज़न। प्राइमरली फूड देती है, आल्सो रिस्पॉन्सिबल रीज ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन भी हमें प्रोवाइड करवाती है। और कैसे प्रोवाइड करती है, जो आपका ये पूरा सस्पेंस इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। ऑक्सीजन कैसे देते हैं प्लांट, चलिए समझते हैं इसको। व्हाट डू वी नो? हमने जो प्रीवियस क्लासेस में क्या सीखा है, लोअर क्लासेस में अगर आपने पढ़ा होगा एनसीईआरटी को, तो अपने जो भी बोर्ड की बुक्स पढ़ी हैं उसमें बेसिक एक्सपेरिमेंट होंगे। कई ऐसे एक्सपेरिमेंट हैं जैसे आपने अर्लियर क्लासेस में किए हैं, जैसे क्लोरोफिल हैं, ग्रीन पिगमेंट होते हैं लीफ में, light and CO2 required for photosynthesis. You might have carried out experiment to took the starch formation in the two leaf ट्रांसफॉर्मेशन देखी होगी। बैरीगेटेड लीफ लिया होगा जिसको आपने पार्शली कवर्ड किया ब्लैक पेपर से, एंड वन डैट वाज एक्सपोज टू सनलाइट। ऑन टेस्टिंग द लीफ स्टार्च इट वाज क्लियर डैट द फोटोसिंथेसिस अकर ओनली द ग्रीन पार्ट। जिसको कवर किया था उसके ऊपर स्टार्च का वो रिजल्ट नहीं आया, इसके ऊपर रिजल्ट आया था। उसके बाद अनदर एक एक्सपेरिमेंट की बात करें, जैसे हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट था, वेयर पार्ट ऑफ लीफ इज़ इनक्लोज इन टेस्ट ट्यूब। एक पार्ट को टेस्ट ट्यूब में इनक्लोज कर दिया, KOH में शोक किया था कॉटन के साथ, जो कि CO2 ऑब्जॉर्व कर लेता। जो अदर पार्ट था वो एयर में एक्सपोज था। सेटअप इसमें किया गया। टेस्टिंग के बाद पता चला गया जो स्टार्च जो है इसमें हाफ लीफ में आई। तो यू माइट हैव फाउंड डैट द एक्सपोजर पार्ट ऑफ द लीफ टेस्ट इज पॉजिटिव पर स्टार्च डैट वाज सेकंड पार्ट वाज नेगेटिव। तो उससे आपने ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया। ये बेसिक से एक्सपेरिमेंट थे, तो इसमें आपके दिमाग में आइडिया होगा कि लाइट की क्या रिक्वायरमेंट है, CO2 की क्या रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट जो अर्ली इसके फाउंडेशन एक्सपेरिमेंट हैं, तो उसमें सबसे पहले कंट्रीब्यूशन आता है जोसेफ प्रिस्टले। जोसेफ प्रिस्टले 1733 से 1804 से 1770 में उन्होंने काफ़ी एक्सपेरिमेंट किए। रोल एयर का बताया ग्रोथ ऑफ ग्रीन प्लांट के लिए। यू मे रिकॉल डिस्कवरी ऑफ ऑक्सीजन प्रिस्ले ने की थी, ये भी आपकी नॉलेज के लिए है। उसने देखा जो कैंडल बर्न होती है क्लोज प्लेस में, जैसे वेल जार में, एक्सटिंग्विश हो जाती है जल्दी। सिमिलरली माउस जो है सफोकेशन महसूस करेगा अगर उसको बंद करके रख देंगे। ही कंक्लूडेड एट द बर्निंग कैंडल और एनिमल डैट ब्रीथ इन एयर बोथ डैमेज इन एयर, डैमेज द एयर, दोनों एयर को ही यूज़ करते हैं। बट बिन place a mint plant in the well yard, he found that the mouse stayed alive, कैंडल कंटिन्यू बर्न। तो उसने मिंट प्लांट देखा बेल यार में, तो दोनों चीज़ों में बच गई, माउस को भी सफोकेशन नहीं हुई और कैंडल भी जलती रही। प्रिस्ले का हाइपोथेसिस था प्लांट रीस्टोर करते हैं एयर को वेदर ब्रीदिंग एनिमल बर्निंग कैंडल रिमूव। तो ब्रीदिंग एनिमल एयर मूव कर देते हैं, प्लांट रिस्टोर करते हैं, उसका ये कंक्लूजन था। कैन यू इमेजिन हाउ द प्रिस्ले कुड हैव कंक्लूडेड एक्सपेरिमेंट यूजिंग कैंडल एंड प्लांट? रिमेंबर डैट ही वुड rekindle द कैंडल टू टेस्ट वेदर इट बर्न आफ्टर ए फ्यू डेज।
फिर उसने देखा भी कुछ दिनों के बाद जलती है। हाउ मैनी डिफरेंट वे कैन यू थिंक ऑफ ए लाइट द कैंडल विदाउट डिस्टर्बिंग द सेटअप। कैसे लाइट करोगे सेटअप डिस्टर्ब किए बिना। यूजिंग ए सिमिलर सेटअप डन बाय प्रिस्ली बट बाय प्लेसिंग वन इन द डार्क एंड वन इन द सनलाइट। फिर इस जो जैन इंगल्सन थे 1730 से 1799 तक, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। डेट इज़ द एसेंशियल जो है सनलाइट टू प्लांट प्रोसेस सम बैट प्यूरीफाई द एयर फॉल्ड बाय बर्निंग कैंडल और ब्रीथिंग एनिमल। उसने देखा जो लाइट से प्रोसेस से चलता है प्लांट में, वो हवा को साफ कर देता है जो कि कैंडल से फॉल हो जाती है, गंदी हो जाती है। इन द ब्राइट सनलाइट द स्मॉल बबल विल फाउंड अराउंड द ग्रीन पार्ट वाइल द डार्क दे डिड नो। तो उसने देखा जब लाइट में छोटे बबल बने थे ग्रीन पार्ट के अराउंड, वो डार्क में नहीं बने। लेटर आइडेंटिफाई दीज बबल टू बी ऑफ ऑक्सीजन। उसने देखा ये ऑक्सीजन के बबल थे। उसने इससे कंक्लूड किया कि जो ऑक्सीजन है वो ऐसे रिलीज़ होती है। सो मुझे उम्मीद पता लग गया होगा आपको भी ऑक्सीजन का कैसे फर्स्ट टाइम एस्टिमेशन हुआ था, भी ऑक्सीजन बनती है। बट टेक्निकली क्या रिएक्शन चलता है वो आगे आपको पता चलेगा। तो यहाँ देख सकते हैं आपने ये रैट को रखा है, रैट मर जाएगा, कैंडल भी बंद हो जाएगी क्योंकि बैल की ऑक्सीजन से कैंडल भी जल रही है, जब भी सांस ले रहा है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठी हो जाएगी। जब इसमें मिंट प्लांट रखा तो प्रिस्ली के एक्सपेरिमेंट में दोनों बच गए। नेक्स्ट, इट वॉज नोट अंटिल 1854 द यूलियस बोन सैच प्रोवाइडर द एविडेंस प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज बिन प्लांट ग्रोथ। उन्हें एविडेंस दिया था कि ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज जो है स्टोर्ड इन द स्टार्च की फॉर्म में होता है प्लांट में। शो डैट द ग्रीन जो सब्सटेंस प्लांट में क्लोरोफिल है इज़ लोकेटेड इन द स्पेशल बॉडी, जिसको उसने क्लोरोप्लास्ट का नाम दिया था। ही फाउंड दैट द ग्रीन प्लांट इन द प्लांट वेयर द ग्लूकोज इज मेड एंड द ग्लूकोज इज यूजली स्टोर्ड एज स्टार्च। नो द इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट डन बाय T.W. इंगलमैन थे 1843 से 1909 से यूजिंग द प्रिज्म से उसने लाइट को स्प्लिट कर दिया 7 सेगमेंट से एंड दे इल्यूमिनेटेड ए ग्रीन एल्गा। फिर ग्रीन एल्गा के ऊपर लाइट डाली, डैट वाज अ क्लेडोफोरा। फिर उसने सस्पेंशन में रखा एरोबिक बैक्टीरिया के, जो बैक्टीरिया थे यूज टू डिटेक्ट द साइट O2 एवोल्यूशन। तो he observed that the bacteria accumulated mainly in the region of blue and red light of the split prism। उसने देखा सिर्फ उसी जगह पे बैक्टीरिया अकोमुलेट हुए जहाँ ब्लू एंड रेड लाइट थी। फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रा फोटोसिंथेसिस वाज थस डिस्क्राइब। फिर उससे पता चला कि एक्शन स्पेक्ट्रा कौन सी एक्चुअल लाइट है जिसके ऊपर फोटोसिंथेसिस चलती है। इट रिजेंबल रफली एक आइडिया मिला एब्जॉर्प्शन ऑफ क्लोरोफिल ए एंड बी, ये लाइट के ऊपर ज़्यादा काम करते हैं। आगे हम डिस्कस करेंगे। बाय द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी में एक की फीचर प्लांट फोटोसिंथेसिस नोन हो गया था, नेमली डैट प्लांट कुड यूज़ द लाइट टू मेक द कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम CO2 एंड वाटर। इतना हमें पता चल गया था। एम्पिरिकल इक्वेशन भी आ गई थी, CO2 H2O लाइट एंड ग्लूकोज। ए माइलस्टोन कंट्रीब्यूशन, जो सबसे मेन कंट्रीब्यूशन फोटोसिंथेसिस के मामले में मानी जाती है, वो एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट ने दी थी, डैट वाज अ कॉर्नियस वैन नील 1897 से लेके 1985 तक। उसने कहा था स्टडी ऑफ द पर्पल एंड ग्रीन बैक्टीरिया डेमोस्ट्रेटेड दैट द फोटोसिंथेसिस इज एसेंशियली लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन इन विच हाइड्रोजन फ्रॉम ए सुटेबल ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। उसने देखा भी हाइड्रोजन जो है रिड्यूस हो जाती है, फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में बदल देती है। ग्रीन प्लांट में जो वाटर है हाइड्रोजन डोनर होता है, और जब इसकी स्प्लिटिंग हो जाती है तो ऑक्सीजन निकलती है। यानी लाइट रिएक्शन आगे आप पढ़ोगे, मैं पहले बता देता हूँ। लाइट रिएक्शन में पानी स्प्लिट होता है, डैट इज़ द फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। फिर उससे हाइड्रोजन में आयन निकलते हैं और ऑक्सीजन निकलती है। ऑक्सीजन जो है फोटोसिंथेसिस में ऑर्गेनिज्म डू नॉट रिलीज़ नहीं करते, ये केमिकली होती है। When H2S instead of hydrogen donor for purple green bacteria, the oxidation product sulfate depending on the organism do not O2। H2S से हाइड्रोजन उसको दे दी, बट उसमें ऑक्सीजन नहीं थी, इसलिए उसमें ऑक्सीजन नहीं निकली। यानी जो बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस जैसे सल्फ़र की बैक्टीरिया की बात कर रहा है, वो H2S को कंज्यूम करते हैं बट वो ऑक्सीजन नहीं देते। वो होते हैं कीमो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया, और वो ऑक्सीजन रिलीज़ नहीं करते, इसलिए उनको एनऑक्सीजन कहते हैं। फिर यहाँ करेक्ट इक्वेशन आ गई थी 6 CO2 12 H2O लाइट, C6H12 वो 6 ग्लूकोज है, 6 वाटर मॉलिक्यूल 6 ऑक्सीजन। तो ऐसे ये इक्वेशन वाइडली एक्सेप्टेड थी।
नेक्स्ट आगे बात करते हैं वेयर डज द फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस। अब फोटोसिंथेसिस होती कहाँ है। यू कुड रिकलेक्ट फ्रॉम द प्रीवियस यूनिट द मीजोफिल, अगर आपने पढ़ा होगा अनाटॉमी प्लांट की, जो लीफ में होते हैं, हैव द लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। यूजिंग द क्लोरोप्लास्ट लाइंग देमसेल्फ अलोंग द बाल ऑफ द मीजोफिल सच वे गेट द ऑप्टिमम क्वांटिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट। तो साइड में अटैच्ड होते हैं, उससे लाइट ज़्यादा पड़ती है। यू हैव स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट चैप्टर 8 में। विद इन द क्लोरोप्लास्ट वेयर द मेम्ब्रेन सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ ग्रेना, स्टोमा लैमिने एंड फ्लूइड स्टोमा। दिस द क्लियर डिवीजन ऑफ लेबर विद इन द क्लोरोप्लास्ट। मेम्ब्रेन सिस्टम जो है ट्रैपिंग ऑफ लाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एटीपी एंड NADPH सिंथेसिस करता है। स्टोमा में एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है जिसमें CO2 जो है into plant lead to synthesis of sugar which in turn form the starch. So the former set of the reaction since directly light driven, that is called the light reaction, light में होती है। latter not directly light driven but dependent on the product of the light reaction। एक रिएक्शन होती है लाइट में, दूसरी होती है जो लाइट के प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करती है, ATP एंड NADH। ADP एंड NADPH जो लाइट में बनते हैं धूप में। हैंस टू डिस्टिंग्विश लेटर दे कॉल्ड द कन्वेंशन डार्क रिएक्शन। दूसरी रिएक्शन है जिसके लिए सनलाइट की जरूरत नहीं, इसको डार्क रिएक्शन कहते हैं। दिस शुड नॉट बी कंस्ट्रक्टेड मीन डैट दे अकर इन डार्कनेस और नॉट इन लाइट डिपेंडेंट। ऐसे ही नहीं कह सकते भी अंधेरे में ही होगी। तो बेसिक पहले ये डायग्राम देखिए इसका क्लोरोप्लास्ट का। डबल मेम्ब्रेन सिस्टम है, इसमें मेम्ब्रेन स्पेस भी है। ये लैमिने हैं स्टोमा के। ये आपके पास ग्रेना आ गया पूरा स्ट्रक्चर। तो इसके अंदर फोटो पिगमेंट होते हैं। लिपिड ड्रॉपलेट हैं, राइबोसोम है 70S, बाकी इसका साइटोप्लाज्म है। तो इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होंगे, फोटो सिस्टम 1 एंड 2। उसके बाद आते हैं हो पिगमेंट आर इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस। पिगमेंट का क्या रोल है फोटोसिंथेसिस में। सो लुकिंग एट द प्लांट यू हैव एवर वंडर वाई हो देयर आर द सो मैनी शेडेड ऑफ ग्रीन इन देयर लीफ इवन इन द सेम प्लांट। शेड्स कैसे बनती हैं। वी कैन लुक फॉर द आंसर दिस क्वेश्चन बाई ट्राइंग टू सेपरेट द लीफ पिगमेंट ऑफ एनी ग्रीन प्लांट बाय पेपर क्रोमेटोग्राफी। पेपर क्रोमेटोग्राफी से पिगमेंट सेपरेट कर सकते हो, सिंपल है। इसमें आपको पिगमेंट क्लोरोफिल ए मिलेगा, डैट इज़ ब्लू और ब्लू ग्रीन जो क्रोमेटोग्राम बनेगा। क्लोरोफिल ए येलो टू ग्रीन, जेंथोफिल येलो, कैरोटिनॉइड येलो ऑरेंज। तो इससे आपको सेपरेशन से मिल जाते हैं। पिगमेंट सब्सटेंस होते हैं जिनकी एबिलिटी होती है लाइट को ऑब्जॉर्व करना ऑफ द स्पेसिफिक वेवलेंथ। So the ability of chloroplast, that is a pigment, chlorophyll ray pigment, absorb the light of different wavelength. Of course you are familiar with the wavelength of the visible Bibigyor 7 कलर आ जाते हैं लाइट के। नो लुक एट द फिगर नंबर 13.20 जो फिगर है उसकी बाद में देखते हैं। शोइंग दैट द वेवलेंथ एट विच द मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस अकर इन प्लांट। ये आपने यहाँ से मेन फोकस करना है। यहाँ से यू कैन सी दैट द वेवलेंथ एट विच देर इज़ द मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन ऑफ बाय क्लोरोफिल ए, दैट इज द ब्लू एंड रेड। ब्लू रेड में ज़्यादा लाइट ऑब्जॉर्व करता है क्लोरोफिल ए। हैंस वी कैन कंक्लूड दैट द क्लोरोफिल इज द चीफ पिगमेंट फोटोसिंथेसिस के लिए। बट बाय लुकिंग द फिगर यू कैन से दैट देर इज़ ए कंप्लीट 1-to-1 ओवरलैप बिटवीन अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ऑफ क्लोरोफिल ए एंड एक्शन स्पेक्ट्रा फॉर द फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ आप देखोगे क्या है, देखते हैं यहाँ पे ये ऑब्जॉर्प्शन आ रही है लाइट की। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटिनॉइड अलग अलग बैंड हैं। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस मेजर बाय O2 रिलीज कैसे बढ़ती है और होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड अब्जॉर्प्शन, किस रीजन में अब्जॉर्व हो रही है, फोटोसिंथेसिस हो रही है। तो दिस इज़ द स्पेक्ट्रा। तो यहाँ पे जो डायग्राम बी है शोइंग द एक्शन स्पेक्ट्रा फोटोसिंथेसिस, सी देख रहा है फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल ए का स्पेक्ट्रम। तो क्लोरोफिल ए कितने जहाँ ऑब्जॉर्व कर रही है, यहाँ ऑब्जॉर्व कर रही है, वो कैसे रिएक्शन चल रही है। तो मुझे उम्मीद आपको समझ आ गया होगा। बेसिक यहाँ पे एक बात हो रही है, जो फोटोसिंथेसिस होती है किस लाइट में होती है, रेड एंड ब्लू में। सो ये जो ग्राफ है शो करते हैं मोस्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है ब्लू एंड रेड रीजन में होती है। सम फोटोसिंथेसिस डज टेक प्लेस इन अदर वेवलेंथ ऑफ विजिबल। सो थ्रू द क्लोरोफिल इज़ द मेजर पिगमेंट फॉर ट्रैपिंग लाइट। अदर जो थैलाकोइड पिगमेंट है जैसे क्लोरोफिल बी, जेंथोफिल, कैरोटिनॉइड, दे आर कॉल्ड द एक्सेसरी पिगमेंट। क्लोरोफिल ए मेन है, बाकी एक्सेसरी हैं। ये भी लाइट अब्जॉर्व करते हैं, फिर अपनी सारी लाइट की एनर्जी क्लोरोफिल ए को दे देते हैं। इट नॉट ओनली इनेबल ए वाइडर रेंज ऑफ वेवलेंथ ऑफ कमिंग लाइट टू बी यूटिलाइज फॉर फोटोसिंथेसिस बट आल्सो प्रोटेक्ट द क्लोरोफिल ए फ्रॉम फोटो ऑक्सीडेशन। तो ये एक्सेसरी पिगमेंट उसको बचाते भी है।
व्हाट इज़ द लाइट रिएक्शन। अब यहाँ बात करते हैं लाइट रिएक्शन की। उम्मीद करता हूँ इतना क्लियर हो गया होगा आपको। उम्मीद करता हूँ इतना आपको फ्रेंड्स क्लियर हो गया होगा। तो जो एक्शन है, जो ऑप्शन स्पेक्टर है, उसकी मैंने वीडियो आपको दी थी, वो लिंक पे देख लेना। तो इसमें एक इमर्शन इफ़ेक्ट भी होता है, वो भी आप वहाँ से रिवाइज़ कर लेना, इस बुक में दिया नहीं है। इमर्शन एक साइंटिस्ट था, उसने देखा था जब लॉन्ग वेवलेंथ एंड शॉर्ट वेवलेंथ को जब अप्लाई किया तो उसमें एक्शन स्पेक्ट्रा इंक्रीज़ हो गया था, यानी फोटोसिंथेसिस की यील्ड बढ़ गई थी। तो वो भी आपको क्लियर हो जाएगा वहाँ से। क्वांटम यील्ड एक यहाँ टर्म आती है, क्वांटम यील्ड, ये भी आपने यहाँ से कंक्लूड करनी है, ये भी हम डिस्कस करेंगे सेशन में। तो चलिए आगे देखते हैं लाइट रिएक्शन क्या है। पिगमेंट जो है सब यहाँ से देखें, फोटो केमिकल रिएक्शन है लाइट का। इसमें पानी जो स्प्लिट होता है उसको कहते हैं फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। जो पानी यहाँ स्प्लिट होता है उसको कहते हैं फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। ऑक्सीजन रिलीज होगी, हाई एनर्जी रिच इंटरमीडिएट बनेंगे ATP एंड NADPH। काफ़ी कम्प्लेक्स स्टेप हैं इसमें इन्वॉल्व है। तब पिगमेंट जो ऑर्गेनाइज होते हैं टू डिस्क्रीट सिस्टम में, इसमें लाइट हार्वेस्टिंग कम्प्लेक्स बन जाते हैं HLC, जिसको फोटो सिस्टम 1 एंड 2 कहते हैं। इनके नेम जो हैं उनकी डिस्कवरी के हिसाब से हैं, नोट इन द सीक्वेंस इन विच दे फंक्शन। पहले जो डिस्कवर हुआ था उसका पहले रख दिया, दूसरा बाद में। LHC मेड ऑफ द 100 ऑफ पिगमेंट होते हैं इसमें, और प्रोटीन होते हैं। ईच जो फोटो सिस्टम है हैज़ ऑल पिगमेंट एक्सेप्ट 1 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल A फॉर्मिंग हार्वेस्टिंग सिस्टम, दैट इज कॉल्ड एंटीने कम्प्लेक्स होते हैं। दिस पिगमेंट हेल्प इन मेक द फोटोसिंथेसिस मोर एफिशिएंट, लाइट अब्जॉर्बिंग मैक्सिमम कराते हैं। सिंगल क्लोरोफिल A मॉलिक्यूल जो है वो फॉर्म द रिएक्शन सेंटर। द रिएक्शन सेंटर इज़ डिफरेंट इन बोथ पिगमेंट। फोटो सिस्टम 1 में जो रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल A है और उसकी पीक वैल्यू होती है 700 नैनोमीटर, मैक्सिमम काम करता है, इसलिए सिस्टम 1 को P700 कहते हैं। जो दूसरा होता है सिस्टम 2 वो 680 नैनोमीटर पे काम करता है, इसलिए उसको P680 कहते हैं। तो ऐसे ही ये सेंटर में पिगमेंट होगा मेन, बाकी इसके एक्सेसरी मॉलिक्यूल्स होंगे। तो ऐसे लाइट को देंगे तो इलेक्ट्रॉन जंप करेंगे, यहाँ से पानी टूट जाएगा, आगे हम पढ़ेंगे डिटेल में। उसके बाद आता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। फोटो सिस्टम 2 जो है रिएक्शन सेंटर है, फोटो क्लोरोफिल A ऑब्जॉर्व करती 680 पे। रेड लाइट कॉजिंग द इलेक्ट्रॉन टू बिकम जंप इनटू द फर्दर एटॉमिक न्यूक्लियस में। दीज इलेक्ट्रॉन आर पिक्ड बाय द इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर होते हैं साथ में अटैच। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट बन जाता है, सिस्टम बन जाता है। यहाँ पे साइटोक्रोम सिस्टम होता है। दिस मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑन द डाउन हिल इन टर्म ऑफ द ऑक्सीडेशन रिडक्शन, दैट इज रिडॉक्स रिएक्शन चलती है। इलेक्ट्रॉन आर नॉट यूज अप, दे पास द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाते हैं, यूज़ नहीं होते, बट दे पास टू द पिगमेंट फोटो सिस्टम 1। साइमल्टेनियसली जो इलेक्ट्रॉन होते हैं रिएक्शन सेंटर 1 में आल्सो एक्साइटेड विद रिसीव लाइट ऑफ वेवलेंथ 700 नैनोमीटर एंड ट्रांसफर्ड अनदर एक्सेप्टर मॉलिक्यूल दैट हैज द ग्रेट रिडॉक्स पोटेंशियल। दीज इलेक्ट्रॉन देन मूव्ड डाउनहिल अगेन। द टाइम टू मॉलिक्यूल रिच जो NADP है, एडिशन से NADPH बन जाता है। होल सिस्टम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट से स्टार्टिंग फ्रॉम सिस्टम 2 अप हिल इलेक्ट्रॉन डाउन। जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट फोटो सिस्टम 1 है, एक्साइटेशन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर टू अनदर सेप्टर एंड फाइनली डाउन हिल टू NADPH causing the NADH. This is called Z scheme due to its characteristic shape. This shape is formed when all the carrier are placed in sequence on the redox potential. तो इसमें बात करें, आगे आएगा साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक, उसकी बात करेंगे। तो यहाँ लाइट हार्वेस्टिंग सेंटर है, लाइट पड़ रही है, एक्सेप्टर फोटो सिस्टम 2 के ऊपर पहले जाएगा, फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होंगे लाइट हार्वेस्टिंग सेंटर फोटो सिस्टम 1 को, फिर वहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएंगे, फिर NADP से NADPH बनेगा और साथ में ATP इस मिड में बनता है। वो कैसे बनता है देखेंगे। तो यहाँ से पानी टूट रहा है, फोटोलाइसिस हो रही है, 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, 2 हाइड्रोनियम आयन एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बाहर आएगा। उसके बाद स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, पानी स्प्लिट कैसे होता है। इलेक्ट्रॉन जो है अवेलेबल ड्यू टू स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर एसोसिएटेड विद फोटो सिस्टम 2 स्प्लिट H पॉजिटिव आयन एंड O। ऑक्सीजन क्रिएट होती है यहाँ पे, नेट जो प्रोडक्ट है फोटोसिंथेसिस का, तो H2O से यहाँ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल निकलेगा। उसके बाद आता है साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक। साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक ट्रांसपोर्ट क्या है। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव द कैपेबिलिटी टू एक्सट्रैक्टिंग द एनर्जी फ्रॉम ऑक्सीडाइजेबल सब्सटेंस एंड स्टोर इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड एनर्जी।
एनर्जी लेते हैं सबस्ट्रेट से और उसको स्टोर करते हैं एटीपी फॉर्म में। कैरी दिस एनर्जी इन देयर केमिकल बॉन्ड। द प्रोसेस थ्रू विच द एटीपी जो है सिंथेसाइज होती है माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट में, इसको कहते हैं फास्फोराइलेशन। तो ये लाइट में हो रही है, इसको कहते हैं फोटोफास्फोराइलेशन जो होती है क्लोरोप्लास्ट में। व्हेन द टू फोटोसिस्टम वर्क इन सीरीज, फर्स्ट फोटोसिस्टम 2 देन फोटोसिस्टम 1, यानी सीरीज़ में जाएंगे। एक फोटोसिस्टम 2 से जो इलेक्ट्रॉन है 1 को चले गए, वापस नहीं आएंगे, उसको कहेंगे साइक्लिक। द टू फोटोसिस्टम कनेक्टेड थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है जिसको जेड स्कीम कहते हैं। बोथ एटीपी एंड एनएडीएच सिंथेसाइज बाय काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो। तो नॉन साइक्लिक जो फ्लो होता है उसमें ये सारे बनते हैं जो मैंने आपको यहाँ बता दिया। इसमें नॉन साइक्लिक फ्लो चल रहा है, एक के इलेक्ट्रॉन वापस नहीं आएंगे तो एटीपी एंड एनएडीएच बन जाएगा। जब फोटोसिस्टम 1 फंक्शनल है ओनली द इलेक्ट्रॉन इज सर्कुलेटेड विद इन द फोटोसिस्टम एंड देन फास्फोराइलेशन अकर ड्यू टू साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। द पॉसिबल वेयर कुड हैपनिंग इन द स्टोमा वाइल द मेम्ब्रेन एंड लैमिने ग्रेना ऑफ द photosystem 1 and 2, the stoma laminae lack photosystem 2 as well as NADP reductase enzyme. The excited electron does not pass to NADP but द्वारे फिर 1 को आ जाते हैं, तो इसको कहते हैं साइक्लिक। जो साइक्लिक फ्लो होता है इसमें एटीपी ही बनती है, रिजल्ट इन ओनली सिंथेसिस ऑफ। ये अपना याद रख लेनी है, लाइन बहुत ज़रूरी है, नॉट NADH। साइक्लिक में आपको एटीपी मिलेगा, नॉन साइक्लिक में आपको एटीपी नहीं मिलेगा। साइक्लिक फोटोफास्फोराइलेशन अक्कर होती है व्हेन ओनली द लाइट वेवलेंथ जो है 680 से अवेलेबल होती है। तो फोटो सिस्टम 1 के जो वापसी आ जाते हैं उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन, यहाँ देखिए लाइट पड़ रही है, फोटो सिस्टम जो आपके पास आ गया है 1, उसके इलेक्ट्रॉन द्वारा फिर वापस आ गए। दिस इज़ द साइक्लिक। इतना डिटेल में नहीं बनाया, जो आपको हायर बुक में मिल जाएगा। मैंने आपको जो नोट्स दिए हैं उसमें और जो लिंक में एक वीडियो दिया उसको आप डिटेल से देखना, सारा आपको क्लियर हो जाएगा। बट बेसिक जो आपने यहाँ से आइडिया अटेन किया है ये आपका फंडामेंटल क्लियर कर देगा। तो NADH बनेगा, यहाँ जो स्कीम चल रही है नॉन साइक्लिक, ATP बनेगा साइक्लिक में। उसके बाद कीमो ऑस्मोटिक के जो हाइपोथेसिस था, जो ATP कैसे बनती है, तो कैसे इसके ऊपर उन्होंने काम किया। माइटोकॉन्ड्रिया जहाँ क्लोरोप्लास्ट है इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है जो सिंस द स्प्लिटिंग ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल जो है चलती है मेम्ब्रेन में, इनर मेम्ब्रेन में चलती है। द प्रोटॉन्स जो है हाइड्रोनोमाइन जो हैं पंप प्रोड्यूस बाय स्प्लिटिंग ऑफ वाटर कम्युलेट होते हैं, ल्यूमन में थैलाकोइड किए जाते हैं। एंड द इलेक्ट्रॉन मूव थ्रू द फोटो सिस्टम, प्रोटोन आर ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द मेम्ब्रेन। This happen because the primary receptor of the electron is located toward the outer space of the membrane. So the transfer of its electron not on the electron carrier but on the hydrogen carrier. Hence this molecule remove a proton from the stoma while transporting electron. तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करता है तो स्टोमा से हाइड्रोजन बाहर निकाल लेता है। When this molecule pass its electron to carrier inner side of membrane, the proton are released into the inner side और द ल्यूमन साइड ऑफ मेम्ब्रेन, फिर अंदर आ जाते हैं। NADP रिडक्टेज एंजाइम होता है स्टोमा के साइड में मेम्ब्रेन में, अलॉन्ग विद इलेक्ट्रॉन जब आते हैं एक्सेप्टर फोटो सिस्टम बन के तो NADP रिड्यूस होकर NADH बना लेता है। दिस प्रोटोन आल्सो रिमूव्ड फ्रॉम स्टोमा। हैंस विद इन द क्लोरोप्लास्ट प्रोटोन इन द स्टोमा डिक्रीज द नंबर वाइल इन द ल्यूमन देर इज अकोमुलेशन ऑफ प्रोटोन। स्टोमा में प्रोटोन कम होते हैं, ल्यूमन में ज़्यादा आ जाते हैं। इससे एक प्रोटोन ग्रेडियंट बन जाता है इन द थैलाकोइड मेम्ब्रेन एंड मिजरेबल डिक्रीज इन pH इन द ल्यूमन। वाई आर वी सो इंटरेस्टेड इन प्रोटोन ग्रेडियंट, इसकी हम बात क्यों कर रहे हैं। द ग्रेडियंट इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट, इट्स ब्रेक डाउन ऑफ द ग्रेडियंट लीड टू द रिलीज ऑफ एनर्जी। इसकी एनर्जी रिलीज कराता है। ग्रेडियंट इज ब्रोकन ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द प्रोटोन अक्रॉस द मेम्ब्रेन स्टोमा एंड द ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल, दैट इज़ द F1 ऑफ द ATP होते हैं, उसमें फास्ट करता है। ATP एंजाइम के 2 पार्ट होते हैं, वन इज कॉल्ड F नोड इम्बेडेड इन द मेम्ब्रेन एंड फॉर्म ए ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल दैट कैरीज और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन अक्रॉस द मेम्ब्रेन। अदर होता है F1 दैट प्रोट्यूड ऑन द आउटर स्पेस ऑफ द थैलाकोइड मेम्ब्रेन ऑन द साइड दैट फेस द स्टोमा। द ब्रेकडाउन ऑफ द ग्रेडियंट प्रोवाइड एनफ एनर्जी टू कॉज द कन्फर्मेशन चेंज इन F1 पार्टिकल ऑफ ATPase विच मेक एंजाइम सिंथेसिस सेवरल मॉलिक्यूल ऑफ ATP। जब यहाँ से प्रोटोन मूव करते हैं तो इसकी कन्फर्मेशन चेंज हो जाती है,
फिर ये एनर्जी जनरेट होती है, वो एडीपी जोड़ के एटीपी बना देती है। जो कीमोओस्मोसिस है रिक्वायर्ड द मेम्ब्रेन प्रोटोन पंप प्रोटोन ग्रेडियंट एंड एटीपीज। एनर्जी यहाँ यूज़ होती है प्रोटोन की मेम्ब्रेन में, वो ग्रेडियंट अटेन हो जाता है, इससे एटीपीज एंजाइम जो है एक्टिव होके एटीपी बना देता है। अलॉन्ग विद द NADPH produced by movement of electron, the AT will be used immediately in the biosynthesis reaction taking place in stoma responsible for CO2 fixation। फिर ये जो एनर्जी मिलेगी, NADH मिलेगा, ATP मिलेगा, ये यूज़ हो जाएगा CO2 को फिक्स करने के लिए इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। तो यहाँ से आप देख लीजिए ये कैसे कीमोओस्मोसिस हो रही है। ये थैलाकोइड की मेम्ब्रेन है, ये ल्यूमन है, ये स्टोमा है, साइटोप्लाज्म है। तो यहाँ से हाइड्रोनियम आयन आ रहे हैं साइटोक्रोम बी एंड एफ से, फोटोसिस्टम 1 और 2। तो यहाँ से जो प्रोटोन ग्रेडियंट बन गया है, अंदर ज़्यादा आ गया है ना ल्यूमन में, तो बाहर कम हो गया स्टोमा में। फिर अलोंग द कंसनट्रेशन जब ऑस्मोसिस होगी इनकी तो एनर्जी आएगी, F0 F1 पार्टिकल चैनल ओपन हो जाएगा, ADP से ATP बनेगी। दिस इज़ द कीमोओस्मोटिक जो मैकेनिज़्म है। तो यहाँ जो ATP बनती है इसको कहते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो एक बनती है माइटोकॉन्ड्रिया में, उसको कहते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ये भी मैंने आपको बताया था वीडियो में, देख लेना आपने। तो थैंक यू यहाँ तक समझने के लिए। उम्मीद करता हूँ इतना आपको क्लियर हो गया होगा ATP एंड NADH कैसे बनते हैं, और आपने कीमोओस्मोसिस जो हाइपोथेसिस है ये भी आपने क्लियर कर लिया होगा। साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट ये भी समझ लिया होगा। अब ये एनर्जी जो बनती है यूज़ कैसे होती है, तो जो ATP NADH एंड O2 हैं डिफ्यूज़ आउट क्लोरोप्लास्ट से ATP NADH जो है यूज़ होते हैं लीडिंग द सिंथेसिस ऑफ फूड। इस इज़ कॉल्ड द बायोसिंथेटिक फेज़। सेकेंड फेज़ होता है फोटोसिंथेसिस का, उसमें ATP NADH यूज़ होता है। प्रोसेस डज नॉट डायरेक्टली डिपेंड ऑन लाइट के ऊपर डिपेंड नहीं होता, एंड ATP एंड NADH के ऊपर और CO2 के साथ एंड वाटर के साथ इसका रोल होता है। कैन वी हेंस से डैट द कॉलिंग द बायोसिंथेसिस फेज द डार्क रिएक्शन। इसको डार्क रिएक्शन समझना जरूरी है। लेट अस सी हाउ द ATP एंड NADH यूज इन बायोसिंथेटिक फेज। जो CO2 है वाटर के साथ कंबाइन करके ग्लूकोज बना रहा है। इट वॉज इंटरेस्ट द साइंटिस्ट टू फाइंड हाउ द रिएक्शन प्रोसीड। ये जानना काफ़ी पजल था। Rather was the first product form CO2 is taken into the reaction or fix। जस्ट आफ्टर द वर्ल्ड वार II के बाद सेवरल फट हुए थे। इसमें मेल्विन कैल्विन की मैंने बात की थी, न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट किया था, पॉजिटिवली इसने रेडियो एक्टिव केमिकल यूज़ किया था कार्बन 14, फिर उसने डिस्कवरी की थी। हैंस ही कंट्रीब्यूटेड टू वर्किंग द कंप्लीट बायोसिंथेसिस पाथवे। उसने देखा था 3 कार्बन वाला जो प्रोडक्ट बना था फर्स्ट, तो 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड जो प्रोडक्ट था डार्क रिएक्शन का, उसको PGA का नाम दिया था। तो इसलिए साइकिल को C3 साइकिल भी हम नाम से पुकारते हैं। साइंटिस्ट जो है आल्सो ट्राई टू नो वेदर ऑल द प्लांट है PGA फर्स्ट प्रोडक्ट, यही बनता है सभी में। एक्सपेरिमेंटेड कंडक्टेड ओवर द वाइड रेंज ऑफ प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए गए, फिर काफ़ी प्लांट्स हमें मिले। तो फिक्स करते हैं CO2 अगेन एंड ऑर्गेनिक एसिड। वट जो कार्बन 4 वाला प्रोडक्ट भी केम में बनता था जिसको कहते हैं एक्सैलोएस्टिक एसिड OAA। तो ये जो जिनमें बनता है उसको C4 प्लांट कहते हैं, और उनमें पाथवे को C4 पाथवे C4 साइकिल का नाम दिया। जिनमें फास्फोग्लिसरिक एसिड बनता है उसको C3 पाथवे का नाम दिया। तो ये आपको डिफरेंस आएगा दोनों में क्या होता है। चलिए अभी देखते हैं प्राइमरी रिसेप्टर जो है CO2 का क्या है। तो स्टडी हुई थी काफ़ी ज़्यादा, उन्होंने देखा कि जो एक्सेप्टर मॉलिक्यूल वाज द 5 कार्बन कीटो शुगर दैट इज़ द रिबुलोज बिसफॉस्फेट RUBP इसका था। डोंट वरी द साइंटिस्ट आल्सो लुक ए लॉन्ग टाइम एंड कंडक्टेड मैनी एक्सपेरिमेंट किए। दे बिलीव डैट द सिंस द फर्स्ट प्रोडक्ट जो था वाज C3 एसिड, देन प्राइमरी एक्सेप्टर जो था हैज़ टू बी 2 कार्बन कंपाउंड। They spent many years and identify the 2 कार्बन कंपाउंड before they discover the 5 कार्बन RUBP। तो RUBP जो है बाद में डिस्कवर हुआ। कैल्विन साइकिल क्या है, इसमें जो फर्स्ट फेज़ आता है डैट इज़ द कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन में क्या होता है, द CO2 जो है इनटू ए स्टेबल ऑर्गेनिक इंटरमीडिएट बनता है। कार्बोक्सिलेशन जो क्रूशियल स्टेप है इसका, वेयर द CO2 इज यूटिलाइज बाय
RGBP। द रिएक्शन कैटलाइज बाय RGBP कार्बोक्सिलेज बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है फोटोसिंथेसिस के लिए, और ये हमें क्या देता है, 3 कार्बन वाला फास्फोग्लिसरिक एसिड का 2 मॉलिक्यूल देता है। सिंस दिस एंजाइम हैज़ ऑक्सीडेशन एक्टिविटी इट वुड बी मोर कलेक्ट टू कॉल द RGBP ऑक्सी कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, तो उसमें ऑक्सीजन की यूटिलाइजेशन भी हो जाती है। उसके बाद है रिडक्शन। रिडक्शन में क्या होगा, सीरीज़ ऑफ रिएक्शन चलती हैं जिसमें ग्लूकोज बनता है। इसमें 2 मॉलिक्यूल ATP फास्फोराइलेशन एंड 2P NODH यूज़ होंगे पर CO2 के लिए। फिक्सेशन होगी CO2 की 6 टर्न ऑफ द साइकिल एंड रिक्वायर्ड रिमूवल ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम द पाथवे। 6 बार ये पाथवे चलता है और एक बार एक ग्लूकोज निकलता है। रीजनरेशन, फिर जो CO2 एक्सेप्टर RGBP है जो बाहर आ जाता है और कंटिन्यू करता है अनट्रप्टेड। रीजनरेशन स्टेप जो है रिक्वायर 1 ATP फॉर फास्फोराइलेशन टू फॉर्म RGBP। तो ये 3 स्टेप में चलती है। देख लीजिए यहाँ पे पहले बिसफॉस्फेट है, CO2 आ गया, फर्स्ट एक्सेप्टर कार्बोक्सिलेशन हो रही है, 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल बनेंगे, फिर रिडक्शन होगी, फिर यहाँ से डिफरेंट शुगर बनेंगे, ट्राइओज फास्फेट, स्टार्च, सुक्रोज, फिर रीजनरेशन होगी RGBP की। तो ये बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म में बताया गया। रीजनरेशन के लिए ATP यूज़ होगा, यहाँ पे ATP एंड NADH यूज़ होगा ग्लूकोज बनाने के लिए। बट यहाँ और भी कई स्टेप हैं जिसमें सीडोहेप्टलोज बनेगा, रिथ्रोजाइलोफॉस्फेट बनेगा, फ्रक्टोज बनेगा। वो काफ़ी लॉन्ग स्टेप है, वो मैंने वीडियो दिया हुआ है कैल्विन साइकिल का, वो वहाँ आप देख लेना। जो सिंप्लीफाइड फॉर्म में बनाया गया है। तो इसमें होता क्या है, 6 कार्बन डाइऑक्साइड पुट होते हैं, एक ग्लूकोज बनता है 6 कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, क्योंकि C6 होते हैं। 18 ATP यूज़ होंगे, 18 ADP बनेंगे, 12 NADH बनेंगे, 12 NADP। उसके बाद होता है C4 प्लांट। C4 प्लांट होते हैं, डिफरेंट तरह के प्लांट होते हैं, इनके एनाटॉमी डिफरेंस होती है। इसमें होती है क्रेंज एनाटॉमी। इनमें इज द रिफ्लेक्शन ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द सेल। दो बंडल शीथ सेल जो होते हैं फॉर्म द सेवरल लेयर और ऑन द बस्कुलर बंडल, दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। इसमें क्लोरोप्लास्ट होते हैं बंडल शीथ में भी। एंड यू में लाइक कट द सेक्शन ऑफ C4 प्लांट, मेज एंड सोरगम C4 प्लांट है, तो इसमें क्रेंज एनाटॉमी आप देख सकते हो। इसमें मीजोफिल में भी क्लोरोप्लास्ट होती है, बंडल शीथ में भी होती है। सी प्लांट में प्लांट जो होते हैं इसमें बंडल शीथ में नहीं होती क्लोरोप्लास्ट, इसलिए उसका थोड़ा डिफरेंस होता है। अब ये C4 साइकिल चलता है डिफरेंस वे में। जो इसका प्राइमरी एक्सेप्टर है वो होगा फास्फोइनोल पायरुवेट PEP। तो इसमें फर्स्ट जो प्रोडक्ट बनेगा 4 कार्बन वाला प्रोडक्ट है वो बनता है, दैट इज ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। देन जो कार्बन कंपाउंड बन जाता है, जैसे मैलिक एसिड बनेंगे, एस्पार्टिक एसिड बनेंगे मीजोफिल में, तो बेस ट्रांसपोर्ट होंगे बंडल शीथ में। बंडल शीथ में C4 साइकिल जो है C3 मॉलिक्यूल देता है, C3 मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्टेड बैक होते हैं मीजोफिल में, POP अगेन यूटिलाइज होता है, CO2 रिलीज होती है इन द बंडल शीथ। द C3 साइकिल इंटर पाथवे चलता है कॉमन, यानी बंडल शीथ में C3 साइकिल चलेगा। तो यहाँ मीजोफिल्स है, यहाँ बंडल शीथ है। बंडल शीथ में C3 साइकिल भी चल रहा है, यहाँ से C4 चल रहा है। तो यहाँ देख लीजिए ट्रांसपोर्ट होगा दोनों में मटेरियल का, फिक्सेशन के साथ ऑक्सैलो एसिटिक एंड मैलिक एसिड यहाँ ट्रांसपोर्ट होगा। पूरा नाम नहीं दिया हुआ। प्राइमरी रिसेप्टर्स का फास्फोफिनोल पायरुविक एसिड है, यहाँ से फिर ऑक्सैलो एसिटिक बनता है। तो इसका भी मैंने डिटेल आपको साइकिल दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ बात करते हैं एक द बंडल शीथ सेल जो है आर रिच इन जाइम डेट इज द रिबुलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज और बिस्को बट लैक PEP। बंडल शीथ में ये नहीं होता, तो बंडल शीथ में C3 पाथवे चलता है। फोटोफॉस्फोराइलेशन, फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या होती है, फोटो रेस्पिरेशन। जब लीफ के अराउंड या एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कम हो जाए, ऑक्सीजन बढ़ जाए, तो उसमें रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाती है। उसको फोटो रेस्पिरेशन का नाम दिया RGBP। तो यहाँ 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड बन गए। RGBP द मोस्ट अबंडेंट एंजाइम है वर्ल्ड में, कैरेक्टराइज बाय फैक्टर एज एक्टिव साइट कैन वाइंड CO2 एंड O2 के लिए, दोनों के साथ वाइंड कर लेता है। सो ग्रेटर एफिनिटी फॉर CO2 देन O2, ज़्यादा CO2 के साथ वाइंड करता है। सो द बाइंडिंग इज़ कम्पिटिटिव, इट इज़ द रिलेटिव कंसनट्रेशन ऑफ O2 एंड CO2। यानी इसकी जो बाइंडिंग है कम्पिटिटिव होती है, जिसकी कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी वो जल्दी बाइंड करेगा। सो C3 प्लांट जो है सम ऑक्सीजन जो है बाइंड करती है और इसको साथ हैज CO2 फिक्सेशन डिक्रीज, ये C3 साइकिल रुक जाता है। RGP जो है C2 मॉलिक्यूल PGP बनाने के कंपैरेटिवली वो बनाता है फास्फोग्लिसरेट
एंड फास्फोग्लाइकोल इन पाथवे, इसको फोटो रेस्पिरेशन कहते हैं। तो फोटो रेस्पिरेशन पाथवे में देर इज़ नाइदर सिंथेसिस ऑफ शुगर और नोर ATP, इट रिजल्ट इन रिलीज ऑफ CO2। ये CO2 रिलीज होगा, ATP यूटिलाइज करेगा, तो फोटो रेस्पिरेशन पाथवे भी कह देते हैं इसको। इसमें ATP नहीं बनेगी, ना ही NADH। जो C4 प्लांट होते हैं उसमें फोटो रेस्पिरेशन नहीं होती। दिस इज़ बिकॉज दे हैव मैकेनिज्म टू इंक्रीज कंसनट्रेशन ऑफ CO2 एट द एंजाइम साइट, जो अपने आप ही CO2 की कंसनट्रेशन को मेंटेन कर लेते हैं। तो दिस टेक प्लेस व्हेन द C4 एसिड फ्रॉम द मेसोफिल इज ब्रोकन बंडल शीथ, और वहाँ से CO2 रिलीज हो जाएगी। इन टर्न दिस इंश्योर दैट द रिबिस्को फंक्शन एज द कार्बोक्सिल इज मिनिमाइजिंग the oxygenase activity. Now you can know the C4 plant lack the photorespiration. You probably can understand why the productivity and yield are better in these plant. तो इसमें yield क्यों ज़्यादा होती है, मेज़ जो है उसमें स्टार्च क्यों ज़्यादा होता है, शुगर केन में शुगर क्यों ज़्यादा होती है, क्योंकि उसमें ये ज़्यादा फिक्सेशन करवा देते हैं। इसमें अपना पाथवे होता है, CO2 का लेवल अपने आप ही इंक्रीज़ कर लेते हैं ये। सो C3 एंड C4 प्लांट में डिफरेंस का यहाँ चार्ट दिया है, ये पढ़ लीजिए। सेल टाइप इन विच द कैल्विन साइकिल टेक प्लेस, सेल इन विच द इनिशियल कार्बोक्सिलेशन अकर, हाउ मैनी सेल डज लीफ हैव टू फिक्स CO2, व्हाट इज़ द प्राइमरी CO2 receptor, नंबर ऑफ कार्बन इन द प्राइमरी receptor, व्हाट इज़ द प्राइमरी CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट, नंबर ऑफ द कार्बन इन द प्राइमरी CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट, does plant have ribisco, does plant have PEP reductase, plant have ribisco, which cell में होते हैं, CO2 फिक्सेशन रेट हाई कंडीशन में, वाटर वेदर फोटो रेस्पिरेशन लो कंसनट्रेशन में हो जाती है, वेदर फोटो रेस्पिरेशन प्रेजेंट इन हाई इंटेंसिटी, वेदर फोटो रेस्पिरेशन वुड बी प्रेजेंट इन लो CO2 कंसनट्रेशन, वेदर फोटो रेस्पिरेशन वुड बी प्रेजेंट इन हाई कंसनट्रेशन, टेम्परेचर ऑप्टिमम एंड एग्जाम्पल्स। तो यहाँ एग्जाम्पल्स आप देख लीजिए C3 एंड C4 प्लांट में क्या मेन चीज़ें हैं। तो ये जो बेसिक सारे फीचर्स हैं ये C3 प्लांट के हैं, जो स्पेसिफाइड फीचर है वो C4 प्लांट के हैं। ये सारे C4 प्लांट के फीचर आपको यहाँ मिल जाएंगे। उसके बाद है फोटोसिंथेसिस को कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। एक यहाँ पे इन्होंने एक साइकिल नहीं दिया, दैट इज़ अ कैम साइकिल, वो मैंने वीडियो आपको दिया है, वो सक्यूलेंट प्लांट में होता है। इस वजह से जो स्टोमेटा उनके होते हैं वो दिन में बंद रहते हैं, रात को खुलते हैं। वो प्लांट होते हैं जो कम वाटर में ग्रो करते हैं। क्रैसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म, तो ये साइकिल मैंने डिटेल में दिया है, वो लिंक आपको दे दूंगा, वहाँ से देख लेना। अब फोटोसिंथेसिस किन फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है, तो इसमें लिमिटिंग फैक्टर थे ब्लैकमैन के, तो लॉ ऑफ द लिमिटिंग फैक्टर कम इन इफेक्ट। सो इफ़ ए केमिकल प्रोसेस इज अफेक्टेड बाय मोर देन वन फैक्टर, तो देन इट्स द रेट विल बी डिटर्मिन बाय फैक्टर विच इज़ द नियरेस्ट टू मिनिमल वैल्यू, जिसकी मिनिमल वैल्यू होती है वो उसको डिटर्मिन करता है। इट इज़ द फैक्टर विच डायरेक्टली इफेक्ट द प्रोसेस। तो फॉर एग्जाम्पल, डिस्पाइट प्रेजेंस ऑफ द ग्रीन लीफ, ऑप्टिमल लाइट एंड CO2 कंडीशन, द प्लांट मे नॉट फोटोसिंथेसाइज इफ द टेम्परेचर इज़ वेरी लो। दिस लीफ इफ द गिवन ऑप्टिमम टेम्परेचर विल स्टार्ट फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पे टेम्परेचर को लिमिटिंग फैक्टर बनाया गया है, यानी जो कम से कम फैक्टर होता है जो लाइट जो फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करता है, इसलिए इसका नाम होता है लिमिटिंग फैक्टर। लाइट की बात करें तो लाइट जो है, लाइट क्वालिटी क्वांटिटी इंटेंसिटी में ड्यूरेशन में डिस्टिंग्विश करना आना चाहिए। देयर इज़ अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन इंसिडेंट लाइट एंड CO2 फिक्सेशन। ए हायर लाइट इंटेंसिटी ग्रेजुअली द रेट डज नॉट शो फर्दर इंक्रीज। What is the interesting is note that the saturation occur at 10% in the full wavelength. So यहाँ पे बात कर रहा है at higher light intensity gradually the rate does not show further increase. यहाँ पे 10% जो full length की बात कर रहा है। Hence for plant shade or dense forest light is rarely a limiting factor in nature. So increase in incident light beyond the point cause the breakdown of chlorophyll एंड डिक्रीज इन फोटोसिंथेसिस। तो उसकी इंटेंसिटी जो है मेन चीज़ है। तो यहाँ देख लीजिए लाइट की इंटेंसिटी फोटोसिंथेसिस, तो इसके ऊपर अगर इंक्रीज़ करेंगे तो प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा। कम इंटेंसिटी के ऊपर रिएक्शन डिक्रीज़ करेगा, एक सैचुरेशन पॉइंट आएगा, इसके ऊपर इंटेंसिटी इंक्रीज़ करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा रिएक्शन को। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये लिमिटिंग फैक्टर है, मेन फैक्टर है। कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन जो है बढ़ गई है एनवायरनमेंट में,
अब इतनी हो गई है। कार्बन डाइऑक्साइड का रेट बढ़ जाता फोटोसिंथेसिस का। C3 एंड C4 प्लांट डिफरेंट वे में CO2 कंसनट्रेशन के ऊपर काम करते हैं, जैसे मैंने आपको बता दिया। हाई लाइट इंटेंसिटी में C3 एंड C4 जो है रेट इंक्रीज़ कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट नोट द C4 जो प्लांट है सैचुरेशन शो करते हैं 360 माइक्रो यूनिट पर लीटर। तो C3 जो होते हैं रिस्पॉन्ड टू इंक्रीज CO2 कंसनट्रेशन एंड सैचुरेशन सीन ओनली 450। दिस करंट अवेलेबिलिटी CO2 लेवल लिमिटिंग द C3 प्लांट। तो C3 प्लांट जो है इसके लिमिटिंग फैक्टर का बात कर रहा है। फैक्ट द C3 प्लांट रिस्पॉन्स टू हायर कंसनट्रेशन बाय द showing the increased rate of photosynthesis leading to higher productivity। C3 प्लांट यूज सम ग्रीन हाउस इफेक्ट से अगर आप टोमेटो की ग्रोथ इंक्रीज़ कर सकते हो, यानी ज़्यादा कंसनट्रेशन होगी तभी ये रिस्पॉन्स करेंगे। कम ऑफ कंसनट्रेशन में C4 प्लांट ज़्यादा प्रोडक्टिविटी देते हैं। टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर डार्क रिएक्शन जो है एंजाइमेटिक टेम्परेचर कंट्रोल्ड है। जो लाइट रिएक्शन है आल्सो टेम्परेचर सेंसिटिव है। लेस एक्सटेंट पे C4 प्लांट रिस्पॉन्ड टू हायर टेम्परेचर एंड शो हायर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। C3 प्लांट जो है लो टेम्परेचर के ऊपर काम करते हैं। टेम्परेचर ऑप्टिमम फॉर फोटोसिंथेसिस डिफरेंट इन डिफरेंट प्लांट के लिए। वाटर जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इफेक्ट वाटर जो मोर इफेक्टिवली करता है प्लांट को। फर्दर यहाँ पे ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी देता है। स्ट्रेस जो है वाटर की जो है मेक लीफ बिल्ट हो जाते हैं, बिल्डिंग हो जाती है लीफ की सरफेस एरिया की, और मेटाबॉलिक एक्टिविटी रुक जाती है। सो फ्रेंड्स ये था NCERT का पूरा कंक्लूज़न। इसमें ये इसकी समरी देख लीजिए। और आई हैव ट्राई टू एक्सप्लेन यू दिस लेक्चर इन द बेस्ट वे। तो उम्मीद है आपको सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन दे पाया हूँ। और कैसा वीडियो लगा काइंडली कमेंट करिएगा। और इनको डिटेल टॉपिक कुछ इसमें टॉपिक नहीं दिए हुए NCERT में, वो मैंने आपको बता दिए हैं डिटेल में। जो सारे साइकिल जो देखने हैं आपने, तो डिस्क्रिप्शन में जो वीडियो के लिंक दिए हैं वो आप ज़रूर देखिएगा, तभी आप जो मॉक टेस्ट है उसमें 100% अच्छे मार्क्स ले पाओगे। थैंक यू वेरी मच। और ऐसे ही चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू।